देखिए जो एफडीआई के लिए ना, एफडीआई के लिए किया गया था मायाराम कमेटी को, ठीक। इसको याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए कि चंदा कोचर समिति वगैरह ऐसा कुछ कहीं मिला नहीं, तो आईसीआईसी की हेड थी, ठीक है, चंदा कोचर। इन्हीं के हस्बैंड जो थे वीडियोकॉन वाले केस में फंसे थे। हम्म, रॉबिनहुड टैक्स या टोबिन टैक्स, इनफैक्ट आपको कहीं जानना हो घूमने, तो आपको जाके क्या कराना होगा, करेंसी चेंज करवाना पड़ेगा। तो चेंज। आपको जो आप चेंज करवाते हैं, तो यहीं पे लगने वाला जो टैक्स है वो कहलाएगा टोबिन टैक्स या रॉबिनहुड टैक्स। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, इसके बारे में हमको ज़्यादा जानकारी नहीं है। हम सिर्फ आपको इतना बताते हैं कि यह अधिनियम वचन पत्र, विनिमय पत्र और चेक को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के रूप में परिभाषित करता है। और यह अधिनियम केवल सरकारी नहीं बल्कि सरकारी प्लस निजी, ठीक है, अधिकारी द्वारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पर लागू किया जाता है, ठीक है। और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जैसे पी नोट्स वगैरह होता है ना, प्रोमिसरी नोट, वो सब इसके अंतर्गत आता है। मुझको ज़्यादा आइडिया नहीं है इस क्वेश्चन के बारे में, कि हम आपको डील नहीं कर सकते। उसके बाद देखिए कौन सी पूर्ण प्रतिस्पर्धा की विशेषता। देखिए पूर्ण प्रतिस्पर्धा, इट्स ए नॉट एग्जिस्ट इन रियल लाइफ। कहने का मतलब हर चीज हर किसी, मतलब समझिए दो दुकान है और दोनों एकदम इक्विवेलेंट। जो चीज ए मतलब स्मॉल ए शॉप में है, तो स्मॉल बी शॉप में भी वो सामान होगा, ठीक है। तो ये बात करता है। अब इसमें कह रहा है कि क्या विशेषता है। तो विशेषता में देखिए, अगर आप बात करिएगा एकल विजेता बाजार पर हावी होता है। पहले आपसे क्या पूछा है, एकल विजेता जो प्रभाव है उस पर हावी होता है, तो होता है, ठीक नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ ऐसा कुछ कंपटीशन ही नहीं। सजातीय उत्पाद, ये तो हम आपको बोले ही कि जो प्रोडक्ट एक दुकानदार के पास है वो बी दुकानदार के पास भी मिलेगा, ठीक है। परिवेश में बाधा, कोई बाधा नहीं, आराम से आइए। उत्पाद विभेदीकरण बिल्कुल ही नहीं, ठीक है, सब जगह सिंपल मिलेगा, ठीक। क्यों ही बाधा होगा, एकदम से ऐसा समझिए कि यह आइडियल कंडीशन मार्केट के लिए। 1991 का जो आर्थिक सुधार हुआ था, शुरू करने के क्या कारण था। पहला, भुगतान संतुलन निगेटिव हो चुका था। उसके अलावा खारी युद्ध चल रहा था एकदम उसी समय में, ठीक है। राजकोषीय घाटे में वृद्धि लगातार हो रहा था 1980 के बाद से ही, ठीक है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई द्वारा क्या किया जाएगा, कौन से उपाय किए जा सकते हैं। देखिए क्या करना है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना है, यानी मार्केट के अंदर पैसे ज्यादा हैं, तो पहला क्या कर सकता है कि जो नगद आरक्षित अनुपात है, यानी जो सीआरआर है, यानी कैश रिजर्व रेशियो, उसमें बढ़ोतरी करेगा। बढ़ोतरी करेगा, मार्केट से पैसा कम हो जाएगा। इसके अलावा कॉन्ट्रेक्चुअल मौद्रिक नीति अपनाएगा, ठीक है, ये भी अपनाएगा, मार्केट से पैसा चला जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बैंक दर में कमी, बैंक दर में कमी करेगा तो मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा होगा, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। लेकिन एमएसएफ में वृद्धि, एमएसएफ में वृद्धि करेगा फिर भी मार्केट में क्या होगा, मार्केट से पैसा चला जाएगा बैंकों के पास वापस, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या था कि क्या उपाय कर सकते हैं, तो 1 2 4 देखिए है कहीं पे, है डी नंबर पे। कौन सी गतिविधि अर्थव्यवस्था में वास्तविक यानी रियल सेक्टर स्कीम आती है। इसके बारे में हमको थोड़ा सा सर्च करना होगा। किसान, देखिए वैसे तो एग्रीकल्चर को माना है, किसान अपनी फसल काटते हैं, ये रियल सेक्टर में आता है। कपड़ा मिले जो कपास, कच्चे कपास को कपड़े में कन्वर्ट करती है, रियल सेक्टर है। बाकी जितना चीज है वो नहीं होगा। एक व्यापारी कंपनी को पैसा उधार देने वाला एक वाणिज्यिक बैंक, ये रियल सेक्टर के अंदर नहीं आता है। विदेश में रुपया मूल्य वर्ग बॉन्ड जारी करने वाला एक कॉर्पोरेट निकाय, ये भी रियल सेक्टर में नहीं आता है, ठीक। थोड़ा हमको इसको पढ़ना पड़ेगा तब हम आपको समझा सकते हैं। हमको ऐसा लगता है रियल सेक्टर मतलब जो एकदम रॉ से बन रहा है, रॉ। जैसे ये देखिए किसान अपनी फसल काटते हैं, रॉ जैसा चीज हुआ। कपड़ा मिल जो कच्चे कपास को कपड़े में बदलती है, भी रॉ हुआ। इसलिए शायद इस दोनों को कंसीडर करते होंगे रियल सेक्टर में। नो आइडिया अबाउट। उसके बाद देखिए जो एमएसपी है, न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा बुआई के मौसम की शुरुआत में निम्नलिखित किसकी सिफारिश पर करता है। सिफारिश बोले सीएसईपी टिक लगाना है। एफआरपी में यानी जो गन्ना है वहां भी सिफारिश बोले सीएसईपी टिक लगाना है, ठीक।
FRBM एक्ट के बारे में ये थोड़ा डिटेल पढ़ते हैं। FRBM एक्ट है यानी राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, ये 2003 का एक्ट है। इसमें 2016 में NK सिंह की अध्यक्षता में गठन किया गया था ताकि अधिनियम की समीक्षा की जाए। ठीक है, इन्होंने किया। और यह केंद्र सरकार को प्रतिभूतियों के प्राथमिक निर्गमों के माध्यम से RBI से सीधे उधार लेने से क्या करता है, रोकता है। ठीक है, सीधे उधार लेने से रोकता है। तो कैसे लेंगे, ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू, और कैसे लेंगे, वही एक जरिया ही बचता है। इसके अलावा पीपीपी इन द सेंस, एक कप कॉफी खरीद रही है इंडिया में, और कोई आप एक कॉफी खरीद रहे हैं अमेरिका के अंदर। ठीक है, वो देखिए कि आप कितना कैपेबल है, मतलब आप इंडिया के होके और कोई यूएस के होके। तो ये है कंपैरिजन करने का एक मेथडोलॉजी, पीपीपी। तो इसमें देखिए डी नंबर में, एक प्रकार का सिद्धांत है जो वस्तु की एक मानक टोकरी के माध्यम से मुद्राओं की क्रय शक्ति, ठीक है, कितना आपका परचेजिंग पावर है आपके मुद्रा का, जिसे मूल्य अंतर के अनुसार समायोजित किया जाता है। ये है आपका पीपीपी मॉडल। पीपीपी मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं, बल्कि परचेजिंग पावर पैरिटी, कितना आप खरीद सकते हैं। आय असमानता को देखिए, ये वाला क्वेश्चन हम इसी के बारे में बात किए थे आगे। पहले आप देखिए, एंगल वर्ग है, ठीक है, एंगल वक्र है, वन नहीं, इसमें इनकम और एक्सपेंडिचर, ठीक है, इंग्लिश लिख देता है, इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच में हम लोग मेजर करते हैं, इनकम के और एक्सपेंड में। ठीक, फिलिप्स जो है ये आपसे पूछा जाता है, तो इन्फ्लेशन के लिए है और अनएम्प्लॉयमेंट के लिए है, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए। इसके अलावा लॉरेंस तो ये है ही, असमानता को मेजर करता है, इनकम, इनकम इनइक्वालिटी को मेजर करेगा। कुजनेट कर्व जो होता है, ये इकोनॉमी जो डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और जो इनइक्वालिटी है उसके बीच में मेजर करता है। कोई क्वेश्चन आया तो ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, यहाँ से अगर कोई ग्राफ से आया तो यहाँ पे मिलेगा, इस चीज को अच्छे से याद रखना है बस। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्पात संयंत्र और सहयोगी देशों। देखिए राउरकेला बना है, राउरकेला बनेगा कहाँ, जर्मनी के सहयोग से, इसमें दिक्कत नहीं। राउरकेला कहाँ से बनेगा, जर्मनी से। ठीक, बोकारो बनेगा, बोकारो होगा रसिया के सहयोग से, रसिया के सहयोग से बनेगा रूस। दुर्गापुर जो होगा ब्रिटेन के सहयोग से बनेगा। बोकारो, राउरकेला और दुर्गापुर, ये सब कब बनेगा, सेकेंड 5 ईयर में। जब विदेशी मुद्रा बाजार में घरेलू मुद्रा की कीमत बढ़ती है, विदेशी मुद्रा बाजार में, ठीक है, घरेलू मुद्रा की कीमत बढ़ गई, यानी हमारे रुपया की कीमत बढ़ गई, तो अन्य मुद्राओं के सापेक्ष इसके मूल्य पर सीधा प्रभाव क्या होगा, यही होगा कि हमारी जो मुद्रा होगी अधिक मूल्यवान हो जाएगी। और अभी जो कंडीशन चल रहा है, मतलब कल का देखिए, आज का देखिए, जस्ट इसका उल्टा चल रहा है। एशिया की सबसे खराब मुद्रा में अपना रुपया आया है। 1991 के एलपीजी सुधार के दौरान भारत के वित्त मंत्री कौन थे, मनमोहन सिंह। इस साल गुजरे हैं, 24 में कि 25 में, 25 में शायद ना? 25 में, 25 में गुजरे हैं ना। 24 है कि 25? गूगल कर लीजिए, नहीं पता तो। बस हम लोग को पता होना चाहिए एग्जाम में सही टिक करने के लिए। देखिए CAR यानी कैपिटल एडिक्वेट रेशियो क्या दर्शाता है, तो कैपिटल एडिक्वेट रेशियो कहने का मतलब बैंक की जो पूंजी है और उस जोखिम भरित बड़ी संपत्ति से उनका क्या रेशियो है। बैंक का जो पूंजी है और उसने दिया है कहीं ये उसको लोन, तो 2024 है, 26 दिसंबर 2024। 26 दिसंबर को तो कुछ दिवस भी मनाते हैं, याद रखिएगा ये डेट।
मनमोहन सिंह ने अभी जिस दिन डेथ की है वो डेट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। तो बैंकों की पूंजी और उसके जोखिम भारित मतलब जो उन्होंने दिया है संपत्ति, तो उससे क्या अनुपात निकलता है। ठीक, सिंपल समझिए और बात कि अगर ये रेशियो जो है कम है, ठीक है, अगर ये रेशियो कम है तो बैंक जो है ना लोन नहीं दे सकता है। ठीक, अपना ब्रांचेज नहीं खोल सकता है, ये अगर कम है तो मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि फंक्शन ही नहीं कर सकता सही कंडीशन से। एनबीएफसी के बारे में आते हैं। एनबीएफसी क्या होता है? नॉन बैंकिंग, वह ऋण और अग्रिम कृषि गतिविधि हो, औद्योगिक गतिविधि हो और अचल संपत्ति से संबंधित कोई भी सेवा प्रदान करने के व्यवसाय में लगे हो सकते हैं, तो हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन की जमा बीमा सुविधा जमा लेने वाली एनबीएफसी के जमाकर्ता के लिए उपलब्ध नहीं है। देखिए ऐसा चीज उपलब्ध है क्योंकि आप डिपॉजिट के रूप में जमा ले सकते हैं और एनबीएफसी के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कोई कंपनी है उसके पास 100 करोड़ नहीं बल्कि 2 करोड़ का शुद्ध स्वामित्व वाला फंड होना चाहिए। ठीक है, 100 करोड़ का नहीं चाहिए, 2 करोड़ का बस चाहिए। ठीक, एनबीएफसी सिंपल बात समझिए कि वो सारी गतिविधियां को संचालित कर सकता है, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, आपके पास चल अचल जो संपत्ति है उन सब पर, और उसको बीमा सुविधा भी मिलता है। ठीक है, जो है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। और कोई भी एनबीएफसी बनने के लिए 100 नहीं बल्कि 2 करोड़ रुपए का शुद्ध स्वामित्व वाला फंड होना चाहिए बस। मतलब आसान है। एक अर्थव्यवस्था है उसमें मुद्रास्फीति, ठीक है, क्या हो रही है, मुद्रास्फीति और बढ़ती बेरोजगारी एक साथ वृद्धि हो रही है। ये जो कंडीशन होता है वो होता है स्टैगफ्लेशन का। एक तरफ आपका महंगाई बढ़ रहा है और बेरोजगारी क्या हो रही है, वो भी बढ़ रही है साथ साथ, तो ये कंडीशन होता है स्टैगफ्लेशन। देखिए मुद्रास्फीति बढ़ना ठीक है लेकिन एक लिमिट तक, क्योंकि अगर मुद्रास्फीति होगा तो रोजगार जनरेट होगा, लेकिन अगर मान लीजिए मुद्रास्फीति का उल्टा कंडीशन हो गया, ठीक है, उल्टा कंडीशन हो गया तो लोगों के पास हो पैसा नहीं होगा, खर्च नहीं करेंगे, रोजगार जो होगा कट हो जाएगा। ठीक, उसी को तो अच्छा नीचे ही लिखा है डिफ्लेशन। और रिसेशन मतलब होता है मंदी, मतलब जब 2 क्वार्टर का रिजल्ट निगेटिव आए, यानी जब 2 क्वार्टर में जीडीपी लगातार नीचे गिर रही हो, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिसेशन बोलते हैं। और डिफ्लेशन तो अभी हम समझा ही दिए। और उसके बाद क्या, हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन कुछ परसेंटेज होता है उसी रेट से बढ़ता है तो उसको बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। भाई कोई 7 8 या उससे ज्यादा होगा या 6 के अराउंड होगा तब होगा, हमको नहीं याद एग्जैक्ट। 3 टर्म तो क्लियर कर देना, स्टैगफ्लेशन, डिफ्लेशन, रिसेशन क्या होते हैं हमें देखिए। केंद्रीय बैंक द्वारा रेपो दर में वृद्धि आमतौर पर अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के दबाव को कम करती है। तो आरबीआई रेपो रेट में वृद्धि इसलिए ही करती है कि मुद्रास्फीति के दबाव को कम किया जा सके। ठीक, उच्च रेपो दर वाणिज्यिक बैंक के लिए उधार लेने की लागत को बढ़ाता है। बात सही है, अगर रेपो रेट ज्यादा होगा क्या होगा, रेपो रेट अगर ज्यादा होगा तो लोन लेना थोड़ा महंगा होगा और मुद्रा की आपूर्ति को क्या करेगा, कम करेगा। अगर सपोज करिए रेपो रेट ज्यादा हो जाए तो आप अगर प्लान कर रहे हैं लोन लेने का तो आप सोचिएगा ठीक है अभी तो काम चल ही रहा है बाद में लेंगे, कम हो जाएगा तो। और मुद्रा की आपूर्ति को क्या करेगा, कम करता है, और उपभोक्ता खर्च और निवेश को भी क्या करता है, कम करता है। तो दोनों का दोनों बात ठीक है। बोलिए क्या कुछ बोल रहे हैं? नहीं सर। अच्छा ठीक, तो दोनों का दोनों ही बात ठीक है, तो दोनों का दोनों बात ठीक है, एक्सप्लेन भी करेगा, होगा। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन ना अगर नहीं समझ में आए तो इस सड़सन के बाद क्यों लगाइएगा, क्योंकि और कारण पढ़िएगा, जवाब मिलेगा तो ए टिक करिएगा, नहीं मिलेगा तो आप समझदार हैं। अगर स्पष्टीकरण नहीं मिलेगा तो बी, और सी और डी में से अगर कोई गलत हो गया तो उसके लिए दिमाग नहीं लगाना, वो आपको ऑलरेडी पता होता है क्या करना है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, अब अगले 50 क्वेश्चन तुरंत हो जाएंगे।
हम्म। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को शिवरामन कमेटी की सिफारिश पे की गई थी। ठीक। हम्म। स्वतंत्र भारत का पहला जो केंद्रीय बजट है वो आर के सन्मुख चट्टी के द्वारा किया गया था। ठीक। हम्म। इसके अलावा किस समिति ने प्रतिस्पर्धा यानी प्रतिस्पर्धा बोले तो कंपटीशन कमीशन 2002 को लागू करने की सिफारिश की थी? तो राघवन कमेटी। और ये राघवन कमेटी ऑलरेडी पूछा गया है। ठीक है। ये हम्म। किसी ऑप्शन में था, एसवीएस राघवन कमेटी। इसको हम मार्क कर देता हूँ, मेरे को याद नहीं रहेगा बाद में। उसके अलावा ये देखिए, ये नचिकेता मोर कमेटी, इसी के बारे में बात कर रहे थे। एक बार गूगल करिए तो नचिकेता मोर, या तो ये जो पेमेंट बैंक है ना और जो एसएफबी है उससे रिलेटेड होगा। ये है बैंक से रिलेटेड, ये तो कंफर्म है। आइए देखिए तो ऑप्शन कैसे बना है, ये देखिए तो दोनों एक नहीं है ऑप्शन। ये सर, ये जो लघु व्यवसाय होते हैं ना और कम आय वाले परिवारों के लिए व्यापक वित्तीय सेवाएं के रूप में जाना जाता है। उसमें आरबीआई एग्जैक्ट और इन्फॉर्मेशन होगा, देखिए ना थोड़ा ठीक से। वित्तीय समावेश। ये पेमेंट इस बैंक के समिति लिए का होना मुख्य चाहिए। उद्देश्य वित्तीय समय समावेशन के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन ठीक है। करना है। सर, जो ठीक है। लघु व्यवसाय और कम आय वाले परिवारों को ना व्यापक वित्तीय हाँ, सेवाओं उन पर की समिति है। ठीक। एक तो नाम और गवर्नमेंट सर्च करके बताइए तो, हम्म। एक नाम और सर्च करके बताइए, उषा थेरोट कमेटी। उषा उषा थेरोट कमेटी। कर ही रहे हैं तो एक मेहनत और कर लीजिए। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के भारतीय ढांचे का अध्ययन करना था इसका मुख्य उद्देश्य। ओके, एक बार देखिए तो पेमेंट बैंक किस कमेटी की सिफारिश पे बना था? पेमेंट बैंक। सर, नचिकेता मोर कमेटी। नचिकेता मोर 2013 में और एक और देखिए, स्मॉल फाइनेंस बैंक किस कमेटी पे बना? स्मॉल फाइनेंस बैंक ना एसएफपी, सर। स्मॉल फाइनेंस बैंक, जैसे नचिकेता बंधन मोर वगैरह हो गया। सर, नचिकेता मोर अच्छा, कमेटी। ये ठीक है। इसका ही है। वही तो हम कहे और कि तो कुछ इसमें पढ़ा ना हुआ ही ऊर्जा नहीं। स्रोत कमेटी भी शामिल थी, मतलब उन्होंने भी ना एवोल्युएटिंग जो सिफारिश दिया स्टेप, था। हाँ, लाइसेंस दिया था एसएफबी को। चलिए, प्रधानमंत्री धन्य धान कृषि योजना के बारे में हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं। तो देखिए, ये लाया गया था इसलिए ताकि फसल विविधीकरण और टिकाऊ कृषि पद्धतियों का अपनाकर कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए। तो वित्त मंत्रालय, अरे वित्त मंत्रालय का क्या काम होगा यहाँ पे? एक मंत्रालय है जो शिवराज सिंह चौहान जी के पास है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, उन्हीं का उसी का योजना है। ठीक। इस योजना कम कृषि उत्पादकता, मध्यम फसल सघनता और औसत से कम ऋण उपलब्धता वाले 100 जिलों को लक्षित करना, तो उसी का है। ठीक है, मंत्रालय लिख दे क्या, कृषि वाला? ठीक है, 100 जिलों को लक्षित करना। इस योजना का एक प्रमुख उद्देश्य पंचायत और ब्लॉक स्तर पर फसल कटाई के बाद भंडारण के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना। तो 2 और 3 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए, 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट अनुमान के अनुसार भारत सरकार द्वारा अनुमानित कुल व्यय कितना खर्चा करेगा? 50, 65, 345। याद रखिएगा सीधा सीधा, 50, 65, 345। पीएम किसान योजना के लिए कितना आवंटन किया गया, ये सब एकदम याद रखना और कुछ नहीं करना है। 63,500 करोड़ रुपया दिया गया है। उसके बाद देखिए, केंद्र प्रायोजित योजना, पहला बात की प्रायोजित है यानी स्पॉन्सर है। किस योजना के लिए सबसे अधिक आवंटन किया गया है? देखिए,
एक जो किया गया है यहाँ पर वो आपको मिलेगा मनरेगा के लिए, ठीक है। और ये पहला बार नहीं है, पिछले 3 साल से आप देखिएगा बजट में यही चीज मिलेगा, मनरेगा। मनरेगा। उसके बाद देखिए, केंद्र से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को संसाधन के लिए कुल आमन आमन अनुमानित जो हस्तांतरण है वो कितना परसेंट किया गया है, कितना परसेंट नहीं, अमाउंट में 25,01,284। देखिए इतना डाटा नहीं याद करना है, ये सब सिर्फ परसेंटेज में याद करना होता है। हम्म। सरकार के लिए राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सबसे बड़ा स्रोत आपको मिलेगा हम लोग जो पैसा लेते हैं। उधार। और ये आप हमेशा देखिएगा, ये नॉर्मल बात है। परसेंटेज वाइज देखिएगा तो सारे को वैसे मैंने लिखा है, तो हम आपको बता देते हैं। 24% है जो हम लोग, मतलब 100 रुपया में 24 रुपया है हम लोग लोन लेते हैं, तब हमारी जिंदगी चलती है। और आयकर से हो गया 22%। और निगम कर बोलिए या कॉरपोरेट बोलिए, ये आपको मिलता है 17%, ठीक है। जीएसटी से मिलता है 18%। टॉप फोर तो आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। और नॉन टैक्स में बाकी आ जाएगा, उसका याद रखने का नीड नहीं है, 24। ठीक। उसके बाद आइए आगे, पूछा है कि कौन सा औद्योगिक क्षेत्र उर्वरक उत्पादन के लिए जाना जाता है, तो बरौनी। बरौनी में हम लोग बात किए थे हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड। बिहार स्पेशली पढ़ रहे थे उस टाइम भी बात किए थे आपसे। यस सर। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में टैरिफ लगाना कुल मिला के बात यह कि अपना जो घरेलू इंडस्ट्री है उसको बचा के रखना। अभी ट्रम्प बोला है ना कि इंडिया पे लगाएंगे, चाइना पे, क्या क्या धमकी दे रहा है नाटो वाला, वो भी बोला है। और जो बोला है कि जो भी इसके मेंबर है, किसके, अरे ट्रम्प किसका नाम लिया था जिसमें भारत भी सदस्य है, तो बोला था सबको 10% एक्स्ट्रा टैक्स, 2-3 दिन पहले बोला। प्रभावी पूंजीगत व्यय क्या है? तो प्रभावी जो पूंजीगत व्यय है, इससे पूंजीगत व्यय और पूंजीगत परिसंपत्ति के निर्माण के लिए सहायता अनुदान के योग के रूप में देखा जाता है। प्रभावी पूंजीगत व्यय, ये क्वेश्चन देख लीजिए, थोड़ा नया है। एल्केरे फॉस्टर, ये जो पद्धति है, ये जैसे हम लोग गरीबी मेजर करते हैं ना, ठीक है, तो उसी को मेजर करने का एक तरीका है। क्योंकि गरीबी में सिर्फ ये चीज नहीं होता है कि हमारे पास पैसा है कि नहीं है, और भी सारी चीजें। चालू कर दो। रुको, अरे नेक्स्ट देखिए, गरीबी का मापन हो गया। करेंसी नोट और सिक्के को फिएट मनी क्यों कहते हैं? देखिए फिएट मनी कहने का पीछे एकमात्र सिंगल रीजन कि गवर्नमेंट के द्वारा बैक किया जाता है उसको, ठीक है। सिंगल रीजन समझिए कि गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया जाता है, बैक किया जाता है, यानी सपोर्ट है। कुछ भी होगा तो सरकार, उस पर लिखा, आप नोट देखिएगा उसमें लिखा होगा, मैं धारक को इतने पैसे देने का वचन देता हूँ, है लिखा हुआ। तो गवर्नमेंट का बैक किया हुआ है, इसलिए सरकार द्वारा घोषित वैध होता है जिनका कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता। जितना लिखा है उतना ही होगा, 10 रुपया लिखा है तो 10, 500 लिखा है तो 500 वैलिड होगा, ठीक। उसके बाद देखिए ये ट्रिप्स जो है ना, ट्रिप्स ऑलरेडी पूछा हुआ है कि किसका है, तो डब्ल्यूटीओ का ईपीवाई क्यू क्वेश्चन भी है, ठीक। उसके बाद और देखिए थोड़ा, ZBNF यानी जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के बारे में बात करते हैं। कौन सा सिद्धांत नहीं है? देखिए सिंथेटिक का तो कुछ करना ही नहीं है इसमें हम लोग को, ठीक है। इसके अलावा मल्चिंग करना है, जीव मृत्यु का प्रयोग करना है, और बीज अमृत यानी बीज का से उपचार करना है कुछ दिक्कत है तो, ठीक। उसके बाद IBRD पूछा है कि IBRD इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? देखिए IBRD बोले, IMF बोले, सब का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में मिलेगा, ठीक। तो IBRD हो गया, IBRD है, इसके अलावा IMF हो गया, इस सब का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा वाशिंगटन DC में, ठीक। और UNO का हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा? नहीं, UN का हेडक्वार्टर होगा न्यूयॉर्क में। एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुक जाइए।
कितने नंबर क्वेश्चन पे हम लोग? ये तो यूएनओ का हम्म हम लोग यूएनओ का हेडक्वार्टर आपसे पूछा था, तो यूएनओ का हेडक्वार्टर आपको न्यूयॉर्क के अंदर मिल जाएगा। ये ठीक है, आगे चलते हैं। फिर आपकी आवाज नहीं आ रही है नंदिनी। मुझे लगा सिर्फ मेरे पास नहीं आ नहीं रही है। नहीं, मुझे भी नहीं आ रही। मेरे साइड बारिश हो रही है इसलिए मुझे लगा मेरा नेटवर्क गया। अभी जा रहा है आवाज? ये ये सर अब आ रही है। कहाँ जी तक सर। आवाज गया था ये बताइए, डीके करवे तक गया था? नहीं नहीं, सर, अभी स्टार्टिंग स्टार्ट में हम किए लोग हैं। स्टार्ट सर ही नहीं हुआ स्क्रीन था। नहीं सर। हाय। स्क्रीन विजिबल नहीं है। अच्छा, स्क्रीन विजुअल हो जाएगा, देखते हैं 1 मिनट, एक हो दो गया मिनट सर, दीजिए ना, हो जाएगा। हो गया हो गया। देखिए 118 नंबर देखिए, लघु उद्योग से संबंधित जो कमेटी है वो है डीके एक करवे सर। समिति। आपको नहीं जा रहा फिर से आवाज? सर ये 115 में थे हम लोग सर। हे नहीं, भगवान, तो 18 में ही थे नंदिनी। ऐसा तो नहीं हो सकता। हम आपसे पूछे थे कि यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ है। वही तो 118 में थे। ये सर 118। लघु उद्योग से संबंधित जो कमेटी है वो कमेटी डीके करवे कमेटी है, राजा चलैया समिति एक टैक्स से रिलेटेड है, किलकर समिति भी टैक्स से रिलेटेड है, और यशवंत सिन्हा कमेटी ये आपको ढूंढ के बताना है। यशवंत सिन्हा। उसके बाद देखिए, इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के अनुसार भारत की कुल स्थापित क्षमता, मतलब बिजली उत्पादन क्षमता कितना परसेंटेज नवीकरणीय ऊर्जा से? 47% है। पिछले दिनों हम लोग एक टॉपिक पे बात किए थे पोटेंशियल के बारे में, कि कौन से स्टेट में कितना पोटेंशियल है। कितना है? सब सबसे ज्यादा पोटेंशियल मतलब स्टेट नहीं, मतलब किस में है, तो जो विंड एनर्जी है यानी जो पवन ऊर्जा है उसमें ज्यादा है। सेकंड नंबर पर बात किया जाता है सोलर है, सोलर। एंड थर्ड वन इज हाइड्रो है। लेकिन अभी करंट में सिचुएशन देखिएगा तो जस्ट इसका उल्टा है, सोलर में ज्यादा है, फिर विंड है, और फिर क्या है, हाइड्रो है। यही है कंडीशन। अगर स्टेट वाइज देखिएगा तो राजस्थान है, समिति जो है ना वो वित्त संबंधी स्थायी समिति है। वित्त से रिलेटेड है, ठीक है, फाइनेंस। ओके, और क्या हम लोग बात करें, तो सोलर वाला आप लोग समझ में आया? पोटेंशियल कितना है, विंड में ज्यादा है, सोलर में कम है, हाइड्रो में कम है। और करंट सिनेरियो ये है कि सोलर का ज्यादा डेवलपमेंट है, विंड का थोड़ा कम, हाइड्रो का तो और कम है। और राजस्थान है टॉप पे, राजस्थान के बाद मिलेगा गुजरात, उसके बाद मिलेगा महाराष्ट्र। उसके बाद आइए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं आगे, 120 नंबर पे। अगर 120 नंबर पे आप चलिएगा तो इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से दिसंबर 2024 तक भारत का जो बाजार पूंजीकरण है उससे जीडीपी अनुपात कितना है, तो 136% है। भारत का बाजार पूंजीकरण से जीडीपी अनुपात कितना है, 136% है। ठीक, उसके बाद देखिए इकोनॉमिक सर्वे के पूंजी बाजार के हिसाब से, देखिए इतना डेप्थ में कभी नहीं पूछा जाएगा, हम अभी भी कह रहे हैं, हम सिर्फ आपके लिए रीड कर दे रहा है, नहीं पूछा जाएगा। 8 अप्रैल से दिसंबर 2024 में प्राथमिक बाजारों से 11.1 लाख करोड़ रुपए जुटाए गए हैं, जो पिछले 5 वर्षों में 5% अधिक है। ठीक, तो ये बात ठीक है। उसके बाद अगर एमएफ का बात करें यानी म्यूचुअल फंड के बारे में बात करें तो निवेशकों की संख्या फाइनेंशियल ईयर 2021 में 2.9 करोड़ थी, और अब दिसंबर 2024 तक बात करें तो 5.6 करोड़ हो गया। ठीक, दिसंबर 2024 तक बात करें तो डीमेट खातों की संख्या वर्ष दर वर्ष 133% नहीं 33% बढ़कर
18.5% हो गया है। 2024 में आईपीओ की संख्या बढ़कर 259 हो गई है। ठीक है, 32.1% वार्षिक वृद्धि, और जुटाई गई राशि जो है 3 गुना होकर 1.54 लाख करोड़ रुपया हो गई है। ठीक, ये आपका गलत है, ये सही है, ये सही है, बट इतना नहीं पूछा जाएगा, हम श्योर है अभी भी से नहीं पूछते हैं। और जो कैपिटल मार्केट है वहां पे तो बीपीएससी जाता भी नहीं है। वैश्विक आर्थिक सूचकों में किसे बंद कर दिया गया? तो आपको पता होगा कि चाइना के द्वारा, मतलब वर्ल्ड बैंक बोला कि चाइना अपना डाटा सही से नहीं प्रोवाइड करवाता है, तो मतलब हो नहीं पाता, पारदर्शिता नहीं होता, तो उसको बंद कर दिया गया था। ठीक है, ईज ऑफ डूइंग। इसी के ना रिप्लेसमेंट के रूप में एक इंडेक्स आता है, नीति आयोग जारी करता है, बी रेडी इंडेक्स। ठीक है, वो इंडिया का होता है, यानी बी रेडी इंडेक्स यानी बिजनेस रेडी इंडेक्स, नीति आयोग द्वारा जारी किया था। ठीक, इसके अलावा ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स वर्ल्ड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। पी क्यों है? उसके अलावा यूएनडीपी के द्वारा एचडीआई जारी किया जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके अलावा ग्लोबल इनोवेशन सूचकांक यानी इंडेक्स बीपो के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक, विदेशी मुद्रा भंडार, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा घटक एफसीए है, वो ऐसे चीज में कोई दिक्कत नहीं है। एफसीए कहने का मतलब या तो हमारे पास जो पैसा हो ना बॉन्ड के फॉर्म में हो, टी बिल्स के फॉर्म में हो, ठीक है, इस तरीके से हो सकता है। और विदेशी मुद्रा भंडार में सोना या एसडीआर शामिल नहीं है, तो सरासर गलत है। ये होता क्या है क्या शामिल है अच्छे से देखिए। एक तो आपको मिल जाएगा एफसीए, फॉरेन करेंसी एसेट, ठीक, नंबर 1। दूसरा नंबर मिल जाएगा आपको गोल्ड रिजर्व, आर फॉर रिजर्व। तीसरा नंबर मिल जाएगा एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट, इसी को पेपर गोल्ड भी बोलते हैं, हम लोग बात कर चुके हैं। इसके अलावा मिल जाएगा आरटीपी, ठीक है, रिजर्व ट्रेंच पोजीशन। ठीक है, ट्रेंच पोजीशन क्वेश्चन गया तो इसके बियॉन्ड बहुत कम चांस है कि जाएगा। और बाकी हम लोग बात कर लिए। एसडीआर कब शुरू हुआ? तो 1969 में हुआ है। ठीक, आईएमएफ के द्वारा है, और बैलेंस ऑफ पेमेंट है, करेंसी नहीं है, लेकिन 5 करेंसी से तय होता है। इकोनॉमिक सर्वे 24 में देखिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 सुधार के बारे में। इसका उद्देश्य अनुपालन बोझ की कम करना और प्रशासनिक प्रक्रिया में अनावश्यकता को समाप्त करना। ये बात ठीक है। टीओडीपी 2.0 के पहले बात की 2 स्टेज का है, ये भी याद रखिएगा। जोखिम आधारित विनिमय जो है सब फेज 2 का पार्ट है, और मानक का उदारीकरण ये भी फेज 2 का ही बात है। टीओडीपी 2.0 के चरण 2 के अंतर्गत शुल्क दर को कम करना और क्षेत्र विशेष प्रोत्साहन देना प्रस्तावित है। ये सब काम जो होगा पहला में होगा, दूसरा में नहीं। 1 मिनट, ये आपको दूसरा में नहीं पहला में होगा, ठीक बात लिखा हुआ, ये भी ठीक है। चरण 2 के अंतर्गत शुल्क दर को कम किया गया और क्षेत्र विशेष प्रोत्साहन देना प्रस्तावित है। प्रस्ताव में तो कुछ हो करा लो। नेक्स्ट देखिए, जल जीवन मिशन के तहत पूर्ण कवरेज हासिल किसने नहीं किया है? किसने किया है समझ लीजिए। एगो तो किया है गोवा, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, टोटल है आपके पास 7। ठीक है, 7, और एक है आपके पास यूटी। ये जो 7 यूटी है उसमें आपका हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया और पंजाब हो गया। ठीक, 4 इधर, 3 गोवा, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश। यूटी में अगर बात करें तो आपको मिलेगा पुडुचेरी या पुडुचेरी जो कहिए, वो आपको मिल जाएगा। ठीक, 0 कार्बन उत्सर्जन। अच्छा बताइए, बिहार में कब हम लोग अचीव कर रहे हैं? 2070 में। 2070 बिहार का भी है। ठीक, ये बिहार का भी है और ये भारत का भी है। अगला देखिए, ये जो टर्म है इस पर बजट सर्वे में यूज किया गया है। नाम है सुपर क्रिटिकल, अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल और एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल। ये है थर्मल पावर जनरेशन। सिंपल सा बात समझिए,
कार्बन यूज कर रहे हैं, कोयला यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं? हम्म, ये हुआ हम लोग यूज कर रहे हैं कोल। ठीक है, कोल तो यूज कर रहे हैं, पता है कि हम लोग को बहुत सारा लक्ष्य 2030 तक अचीव करना है, जो मोदी जी ग्लासगो के अंदर बोल के हैं। लेकिन हम लोग कोयला थर्मल यूज कर रहे हैं, बट ऐसा यूज करें जो इन्वायरमेंट के लिए बेनिफिशियल हो। ठीक है, हम्म, इस चीज को यूज कर रहे हैं, यही बात है। कोयला को इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाना है। वैसे बनेगा तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक तो कम हो जाएगा ना। यस सर। इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है लाइफ, मिशन लाइफ के बारे में कहा गया, यानी लाइफ मतलब लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। इसमें कहा गया कि अगर आप प्लेट में खाना नहीं खाते हैं प्लास्टिक वाले में, तो 90 केजी प्लास्टिक वार्षिक रूप से बचाया जा सकता है। ठीक, कार पुलिंग करते हैं तो 780 000 सवारी कम हो सकती है, और इतना मिलियन लीटर ईंधन बच सकता है। ठीक है, 1 टन अखबार की रिसाइकलिंग करने से 25,000 लीटर पानी की बर्बादी से बचाया जा सकता है। और विश्व की 13%, कितना परसेंट? 13% आबादी, 20 नहीं, 13% जो आबादी है, वो जीवन शैली में बदलाव से कार्बन उत्सर्जन 50% की कमी नहीं, 20% की कमी कर सकता है। ठीक, ये सब कहाँ से इम्प्लीमेंट करना चाहिए? सबसे पहले अपने घर से। और कहाँ करिएगा? उसके बाद ये जो बहुत ज्यादा खाना बर्बाद होता है, कहाँ पे? कोई पार्टी फंक्शन में, उधर। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार संसद आदर्श ग्राम योजना के तहत संसद सदस्य द्वारा कितनी ग्राम पंचायतों को गोद लिया गया? तो लिया गया 3361। कितना? 3361 को लिया गया। ठीक है, और ये कब से चल रहा था? तो ये स्कीम जो है आपका चल रहा था 2014 से। ठीक है, कब से? 2014 से चल रहा था। कितना लिया गया है? तो 3361। और कितने बच्चों को गोद लिया गया है इस बार इंडिया में? 4515। 4515। ITI को अपग्रेड करने के लिए राष्ट्रीय योजना के संबंध में बात किया गया। देखिए, इसमें जो बात किया गया कि 60,000 करोड़ रुपया मिलेगा, तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इतना मिल जाएगा। 60,000 में ना फर्दर डिवीजन है, 30,000 मिलेगा। 30,000 जो होगा वो सेंटर देगा, C4 सेंटर। 20,000 जो होगा वो देगा इस फॉर स्टेट, और 10,000 जो होगा वो रिस्पेक्टिव इंडस्ट्री देगा। ठीक है, I4 इंडस्ट्री के रूप में लागू किया गया। ठीक, यह योजना 500 सरकारी IT नहीं, 1,000 सरकारी ITI के उन्नयन पर ध्यान केंद्रित करेगा, और अगले 5 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में मानव पूंजी मांगों को पूरा करने के लिए 10 लाख नहीं, 20 लाख युवाओं को उद्योग प्रासंगिक पाठ्यक्रम, मतलब जिस प्रकार का इंडस्ट्री को नीड है उस प्रकार का पढ़ाई कराना। ठीक है, ये कराया जाएगा। अगर ये कराया गया तो ये गलत, ये गलत। उसके बाद आइए आगे। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्तमान मूल्य पर 2023-24 के लिए बिहार की अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद क्या है? ये आपको इसे भी याद करना है। 8,54,429 करोड़ रुपया। और स्थिर मूल्य पे ये आधा जो हो है, जाएगा। हाँ, 4 से। स्थिर मूल्य पर आपका ये है, और ये है 464। करंट प्राइस पर। उसके बाद देखिए 2011-12 में, मतलब 2023-24 में स्थिर 2011-12 में मूल्य पर बिहार का जो GSBA है, किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा अधिक है? अरे ऑब्वियस सी बात है, अपना सर्विस सेक्टर 58.9 मिलेगा। द्वितीयक सेक्टर में लगभग 21% मिलेगा, 21.5%। प्राथमिक सेक्टर में 19 कितना परसेंट होगा? 9% है। याद करिएगा, ये आपको पूछेगा, 70 में पूछा है इस टाइप का क्वेश्चन, 70 के हिसाब एग्जाम में पूछेगा। 19.9 बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के अनुसार बिहार राज्य सरकार ने वर्ष 2023-24 में कृषि यंत्रीकरण के लिए कितनी राशि खर्च करेगी? तो 11,900 लाख रुपया, 1 लाख। और 2023-24 के दौरान 9 चीनी मिल में गन्ने की पेराई से बिहार में कुल चीनी उत्पादन कितना हुआ है?
तो देखिए हुआ है 68.77 लाख टन कुंटल। मतलब ये क्या साबित करता है कि नॉर्थ और जो चीनी मिल है वो ऑपरेशनल है। टोटल 11 चीनी मिल है हमारे यहाँ। और ये वाला जो क्षेत्र है, पश्चिम चंपारण हो गया, गोपालगंज हो गया, सिवान हो गया, सारण हो गया, यही बेल्ट में आपको चीनी चीनी मिल मिलेगा। पहला चीनी मिल कौन था? मरोड़ा सारण 1904 में। वाह। उसके अलावा देखिए पीएलएफएस के अनुसार 2023-24 के दौरान बिहार में श्रम बल भागीदारी दर क्या रही थी? तो पीएलएफएस के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो ये 68 कहाँ गया आपका, तकरीबन कितना परसेंटेज हो जाएगा? 55% हो जाना चाहिए। ठीक ठीक है, 55% हो जाएगा। इसके अलावा दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना, इसकी घोषणा वर्ष 2019 में की गई। पहला बात यही गलत है, ये तो बहुत पहले का योजना है। यस सर, जब 2014 का है। 2014 में। हाँ, 25 सितंबर 2014 का योजना है। एमओआरडी द्वारा क्रियान्वित किया जाता है, तो नाम से ही दिख रहा है क्लियर। योजना बिहार में जीविका दीदी के माध्यम से चलता है। दीदी नहीं लिखा हो लेकिन समझ जाइए जीविका मतलब क्या। कुछ क्वेश्चन और है। कितना घंटा हो गया हम लोग का डिस्कशन करते करते? सर 2.5 घंटा। थोड़ा और। पटना मेट्रो रेल परियोजना के लिए कुल कितनी राशि आवंटित की गई है? देखिए टोटल जो पैसा आया है 3402 आया है, और 15 अगस्त को इसका फेज 1 का उद्घाटन हो जाएगा। इलेक्शन में दिखाना भी तो होगा। यस सर। कि हम उतने दिन से कर क्या रहे हैं। मेट्रो बहुत बड़ा चीज है। बजट 2025-26 में 24-25 के संशोधित अनुमान के अनुसार, ये संशोधित अनुमान वगैरह नहीं पूछेगा, हम अभी आपको कह रहे हैं। राज्य का राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का परसेंटेज के रूप में कितना होने का अनुमान है? तो 9.2% होने का अनुमान है। ठीक। बजट 2025-26 के अनुसार 2023-24 के लिए वर्तमान कीमत पर बिहार के अनुमानित प्रति व्यक्ति जीएसडीपी क्या है? देखिए 66,828 है, और 13% का इंक्रीमेंट है। 13% इंक्रीमेंट है। ठीक। नेक्स्ट देखिए, बिहार के 2025-26 के बजट में कुल व्यय के परसेंटेज के रूप में किस क्षेत्र का सबसे अधिक आवंटन किया गया है? हर साल की भांति इस साल भी शिक्षा। और ये परसेंटेज लगातार बढ़ रहा है। टोटल बजट का 21.7%। ये याद रखिएगा, पूछा जाएगा एग्जाम में। ठीक। उसके बाद अगला देखिए, 7 निश्चय 2 योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की? एकदम याद करिएगा ये सब चीज। 5972 करोड़। ये सब एकदम डाटा याद होना चाहिए बिहार वाला। जहां जहां बोल रहे डाटा, जहां जहां बोल रहे परसेंटेज, उसी टाइप से याद करिएगा। भारतीय राज्य में परिवहन और संचार क्षेत्र में वृद्धि के मामले में बिहार का स्थान कौन सा है? तो तीसरा है। तो पहला दूसरा भी जानना हमारा फर्ज है। तो पहले नंबर पे आपको मिल जाएगा उत्तर प्रदेश, जहाँ पे 10.1% का वृद्धि देखा गया है। क्या है? क्या दूसरे नंबर पे आपको दिखेगा कर्नाटक। यहाँ पे आपको 7.7 मिलेगा। एंड थर्ड वन इज अपना बिहार, यहाँ पे आपको 7.6 दिखेगा। ज्यादा पीछे नहीं है, नहीं। निश्चिंत रहिए। यस सर। देखिए महारत्न कंपनी वगैरह, देखिए ध्यान से, ये जो पीएफसी है ना, लास्ट 23 में बना था महारत्न कंपनी। ठीक है, ये कौन कंपनी है? महारत्न कंपनी है। इसमें कुछ क्राइटेरिया होता है, 500 करोड़, 1000 रुपया, 1000 करोड़, इस टाइप का देख लीजिएगा, हमको नहीं याद रहता है। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड जो है, ये नवरत्न कंपनी है। नवरत्न है या नवरत्ना कंपनी है। उसके अलावा देखिए, लाइए, उसके बाद देखिए इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड जो है, ये आपका मिनी रत्न फेज 2 है। मतलब मिनी रत्न 2 कैटेगरी में आता है। और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण है, जिसको एएआई बोलते हैं। तो ये आपका मिनी रत्न 2 कैटेगरी में। देखिए यही मिनी जो होगा, यही जो मिनी रत्न
कंपनी है ना, यही अपग्रेड होके आगे बढ़ता है, ठीक है। 1 2 हुआ, फिर 1 हुआ, फिर जाके महारत्न बनेगा, आगे फिर नवरत्न बनता है, ऐसी कैटेगरी होता है, ठीक। तो हम लोग आगे थोड़ा चले। ये क्वेश्चन हो गया। ये याद रख लीजिएगा, जिसको जिसको मिला है, जैसे 2 कंपनी याद रखिएगा। एक तो आपका IRCTC अभी याद रखिएगा, उसको कुछ दर्जा मिला है। और एक और रेलवे का कंपनी होगा, आई थिंक IRFC होगा, इंडियन रेलवे फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। तो इस 2 कंपनी का कुछ स्टेटस चेंज हुआ है, दोनों का नाम याद रख लीजिएगा, पूछेगा एग्जाम में पूछा तो। दोनों रेलवे का ही है। सर क्या क्या बोले फिर से? IRCTC, एक IRCTC और एक IRFC, इन दोनों का स्टेटस चेंज हुआ है, तो देख लीजिएगा इसको। यस सर। उसके अलावा देखिए HDI का मुख्य घटक कौन है। पहला तो जीवन प्रत्याशा है, शिक्षा भी है, प्रति व्यक्ति आय है, लेकिन शिशु मृत्यु दर है नहीं है। कृषि और खनन, जैसे देखिए ये पूरे ही देख लीजिए। जैसे व्हाइट कॉलर जो जॉब हुआ ना, कहाँ चला गया, इसको थोड़ा इंग्लिश। जो व्हाइट कॉलर जो जॉब है, ये आप अगर सर्विस सेक्टर में काम करते हैं, ठीक है, तो व्हाइट कॉलर जॉब कहलाता है। ब्लू कॉलर जो जॉब है, कौन सा जॉब, ब्लू कॉलर, अगर आप सेकेंडरी सेक्टर में काम करते हैं, सेकेंडरी में, तो ब्लू कॉलर जॉब कहलाता है, ठीक है। ये हुआ ब्लू। रेड कॉलर मतलब आप प्राइमरी एक्टिविटी में संलिप्त हैं, ठीक है, प्राइमरी में। गोल्ड कॉलर, जैसे कि आप जो नया नया अभी 2 सेक्टर बना है, सर्विस सेक्टर का ही पार्ट है, तो वहां पे होता है, इसको क्वाइनरी सेक्टर बोलते हैं, क्वाइनरी सेक्टर बोलते हैं गोल्ड कॉलर। जैसे मान लीजिए डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, CEO हो गया, ये सब इसी में आता है, जज वगैरह सब। उसके बाद अगला देखिए, तो सर कौन एक सा जो बच गया संगठन पिंक कलर वाला, वो पंचम में चला जाएगा। पिंक कॉलर जॉब, एक और सेक्टर तो होता है, ध्यान नहीं आ रहा है। देखिए जरा 5वां सेक्टर। सर वो जो नहीं है EOKIS, उनका जो इकोनॉमिक्स में नोट्स हम लोग पढ़ रहे थे ना, तो 4th सेक्टर हाँ, का उसमें दिखा रहा था पिंक कॉलर जॉब, और 5 में दिखा रहा था गोल्ड कॉलर जॉब। तो लेकिन इसमें तो शायद ये 4th वाला में गोल्ड कॉलर जॉब बताया है ना। एक बार कंफर्म कर दिए चेक करके, कोई दिक्कत का बात नहीं। अरे ये हुआ क्या है ना, बताते हैं। जो टर्सरी वाला जो सेक्टर है ना, तीसरा वाला सेक्टर, तो सर्विस सेक्टर बहुत एडवांस लेवल पे गया, तो इसी का फर्दर डिवीजन करके 4th और 5th निकाला गया है, इसी को आगे बढ़ा के। जैसे जोमेटो वगैरह हो गया, तो जोमेटो अगर ये सेक्टर नहीं होता तो सर्विस सेक्टर में ही आता, या स्विगी हो गया, या ओला हो गया, उबर हो गया, तो इन लोग का जो CEO होता है, उन लोग को स्पेशल दिमाग माना जाता है, ठीक है, स्टार्टअप वगैरह के लिए। तो इस हिसाब से आगे डिवीजन है। वैसे अगर देखिएगा जनरल व्यू में, तो सर्विस सेक्टर में ही आएगा। एक बार चेक करके बता दीजिए, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बिजनेस रेडी इंडेक्स नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है, इसमें कोई दिक्कत का बात नहीं है। देखिए उसके बाद गिल्ट इज गोल्ड द वाला मार्केट 5वां ही किस, दिखा रहा है सर, क्वाइनरी सेक्टर गोल्ड वाला है 5वां। आपका 5वां, तो पिंक हो उसको क्या जाएगा बोलते हैं, चौथा। पिंक हो गया आपका चौथा, रुक जाइए, ये हो गया, गोल्ड हो गया 5वां, 5th ना, यस सर। और 4th हो गया जो, वो हो गया पिंक, पिंक सेक्टर जॉब, ठीक है, पिंक कॉलर जॉब। उसके बाद देखिए गिल्ट इज द मार्केट जो है, गिल्ट इज मार्केट क्या होता है, जैसे जो गवर्नमेंट जो सिक्योरिटी है ना, उसको हम लोग बोलते हैं गिल्ट इज द मार्केट, ठीक है। और गिल्ट इज इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा बैक किया जाता है, जैसे हम लोग फिएट मनी में कॉन्सेप्ट पढ़े थे, ठीक है, गवर्नमेंट बैक्ड, इसी कारण गवर्नमेंट का पूरा समर्थन होता है, जिसके कारण इस चीज को बोलते हैं। उसके बाद देखिए लास्ट हो गया, वैश्विक कृषि उत्पादन आंकड़े के अनुसार
भारत निम्नलिखित में किस फसल में सबसे बड़ा उत्पादक है? मोटा अनाज देखिए कहीं पे है, चावल गेहूं में तो सेकंड नंबर पे, टिक मत करिएगा। बाजरा। बाजरा होगा। अरे हम लोग प्रमोट किए ना बहुत सारा बाजरा को लास्ट यस ईयर, सर। तो उसी से तो आया, और कहाँ से आएगा। अगर इसमें देख लीजिए कुछ आंकड़ा ही लिखा था इसमें, जैसे टोटल का ना 38.4% जो है बाजरा होता है हमारे यहाँ पे। चावल जो है, चावल में हम लोग सेकंड नंबर पे, चाइना पहले नंबर पे है। तो टोटल का 25% जो है हमारे पास क्या होता है, चावल होता है। टोटल मतलब वर्ल्ड का। मक्का में अगर बात करिएगा तो टोटल का 29% जो है मक्का होता है, और टोटल का 13% हमारे पास गेहूं होता है। ठीक, ये याद रखिएगा। उसके अलावा देखिए MFN का दर्जा यानी मोस्ट फेवर्ड नेशन। मोस्ट फेवर्ड नेशन कहने का मतलब ये जो दर्जा है, ये आप WTO समझौते के तहत देते हैं। इसमें क्या कहा जाता है, जैसे कोई भी देश है, ठीक है, उन सबके साथ एक बराबर ट्रीट करना, ठीक है, किसी के साथ कोई भेदभाव के बारे नहीं सोचना, यह है MFN का दर्जा। तो किसी सदस्य देशों को व्यापार संबंधी शर्त जैसे टैरिफ हो गया या कोटा हो गया, तो सभी अन्य सदस्य को भी एक जैसा मिलेगा। गया में बन रहा है इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, ठीक है, इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का निर्माण किया जा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, आवाज नहीं जा रहा? यस सर, आ रही है। ठीक है, तो कह रहा है किस गलियारे का हिस्सा है, तो अमृतसर कलकत्ता जो औद्योगिक गलियारा है, ठीक है, अमृतसर कलकत्ता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर उसका ही पार्ट है ये, ठीक है, उसका ही क्या है, पार्ट है। और इसको कौन बना रहा है, तो दो लोगों के सहयोग से बन रहा है, एक है NICDC और एक है बियडा। बियडा को अच्छे से पढ़ लीजिएगा एक बार थोड़ा सा। NICDC क्या है, ये नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट काउंसिल, कॉरिडोर डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है, ये है। और बियडा तो अपने बिहार का एक टोटल 9 क्लस्टर में बांटा है, ठीक है, टोटल कितना, 9 क्लस्टर में बांटा है। 9 का रीजन जरूर देख लीजिएगा। यस सर। अब ये तो हुआ टेस्ट पेपर का आपका बात। इसके अलावा अगर आपके पास टेस्ट पेपर है, होगा, हम उम्मीद कर रहे हैं, तो आप निकालिए जरा कुछ अपना टेस्ट पेपर और कुछ लिखना स्टार्ट करिए। जो लगे कि मेरे पास नहीं लिखा है वो आप लिख लीजिए, रामायण। यस सर। उसके बाद हम लोग इसको एंड कर देंगे। हाँ, हेलो, यस सर। इसको स्टॉप करके एक अलग से रिकॉर्डिंग लगा लीजिएगा।